मेनोपॉज यानी पीरियड्स आना हमेशा के लिए बंद। ज़्यादातर महिलाओं में मेनोपॉज 40 से 50 साल की उम्र में होता है और इस दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है जिसका असर पड़ता है उनके मूड पर। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, बाल झड़ने लगते हैं। अब इन सब लक्षणों के अलावा एक समस्या और होती है जिससे सारी महिलाएं परेशान हैं। हड्डियों और मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना। मेनोपॉज के बाद बहुत ही आम दिक्कतें हैं ये। दरअसल मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने लगता है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं को हड्डियों से जुड़ी क्या समस्याएं आती हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जब भी लेडीज़ में मेनोपॉज होता है उसके बाद के फेज़ में बहुत सारी बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। जो मेजर सिम्टम और डिजीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी कि हड्डियों का खोखलापन होना। बट सबको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज में जब वो माइल्ड फॉर्म में आता है तो वो सिंपल बोन पेन्स करता है। अक्सर हमने देखा है कि 40s और 50s में जब मेनोपॉज सेट इन होता है तो काफ़ी सारी लेडीज़ बोन पेन्स के बारे में कंप्लेंट करती हैं। अलग अलग जोड़ों में उनको हड्डियों में दर्द होता है, तो वो एक शुरुआत होती है ऑस्टियोपोरोसिस की डायरेक्शन में। जो बोन पेन्स के बाद सेकंड स्टेज आती है उसको हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस और बोन पेन के बीच का स्टेज होता है, जिसमें हड्डियों का खोखलापन बढ़ना शुरू हो चुका होता है। आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जिसमें मोस्टली लेडीज़ को ये मालूम ही नहीं होता है कि वो ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहे हैं। और अचानक एक दिन जब उनको कोई छोटी मोटी चोट से एक बड़ा इंजरी हो जाता है, बड़ा फ्रैक्चर होता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस का क्योंकि मेनोपॉज के टाइम के आसपास ईस्ट्रोजन लेवल जो बॉडी का होता है लेडीज़ में वो कम हो जाता है। बोन के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस और ईस्ट्रोजन की कमी से एक बहुत बड़ा कारण बनता है मेनोपॉज के बाद ये ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होना। दूसरा कारण है कि उनकी डाइट में अगर कैल्शियम और मिल्क इंटेक का मात्रा कम है तो कहीं ना कहीं कई सालों की उस डेफिशिएंसी से भी हमारी ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। अगर उनका फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम है जिसकी वजह से मसल्स वीक हो चुकी हैं या बॉडी वेट बढ़ गया या फैट कंटेंट बढ़ गया है, तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस को बढ़ाता है। बहुत सारे पेशेंट आजकल धूप का सेवन नहीं करते हैं, सनलाइट में नहीं जाते हैं, तो लैक ऑफ सनलाइट से भी मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस या बोन डेंसिटी वाली प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे हमारा ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस आता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स का इंटेक हो गया या कैंसर की दवाइयाँ हो गई या और कई सारी हार्मोनल मेडिसिन हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा चांसेस में पाया जाता है मेनोपॉज के बाद। तो ये सारे तो मेजर कॉजेज़ हैं। कुछ कई बार हमने देखा है कुछ फैमिलीज़ में भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। किसी किसी फैमिली में ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की सिग्निफिकेंस इंसिडेंस ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम देखें एक बहुत कॉमन इशू है हाइपर और हाइपोथायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखा जाता है लेडीज़ में। कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी का बहुत रोल है, कहीं ना कहीं वेट मेंटेनेंस अगर हम करते हैं प्रॉपरली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारे डाइट में 2 सर्विंग्स मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की होती हैं डेली बेसिस में, उससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। और जब भी किसी को मिडिल एज में बोन पेन शुरुआत हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक रेगुलर चेकअप कराते रहना पड़ेगा अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से, अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से, ताकि हम अगर ऑस्टियोपेनिया की तरफ हम जा भी रहे हैं तो हम उसको अर्ली कैच कर सकें और उसको रिवर्स कर सकें या उसको आगे बढ़ने से रोक सकें। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है उनको हम एक रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देते हैं, साथ में B12 भी देते हैं और उसकी मात्रा पेशेंट की एज, वेट और
अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे आजकल स्पेशल मेडिसिन आती हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन ग्रुप है जिसको हम बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, जो कि हमें हफ्ते और मंथली डोज में मेडिसिन आती है, उसका ईयरली इंजेक्शन भी आता है। जिन पेशेंट्स को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसमें बहुत सारी इंजेक्शन थेरेपीज होती है, जो कि डेली डोज भी आता है, 6 मंथली डोज भी आता है और कई सारे टैबलेट्स भी आते हैं। यहाँ तक कि कुछ हार्मोनल थेरेपीज भी हैं जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या पार्शियली रिवर्स भी कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के साथ पेशेंट का अवेयरनेस होना कि उनको फिजिकली एक्टिव रहना है, उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है, ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस से फाइट करने के लिए। मेनोपॉज का वक्त महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हार्मोन्स की उथल पुथल से शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, इसलिए जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो रहा है वो अपना खूब ख्याल रखें, खासकर अपनी हड्डियों का। ऐसी डाइट लें जिसमें कैल्शियम हो, रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें या फिर तेज़ कदमों से चल भी सकते हैं। अगर कोई शारीरिक समस्या महसूस हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आप जानते हैं जब आप हंसते हैं तो शरीर में क्या क्या होता है? डॉक्टर साहब जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप अभी हंसना शुरू कर देंगे। सुबह सुबह आपकी आंख खुली, पड़ोस वाले पार्क से लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। सब ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। ये नज़ारा आपने खूब देखा होगा। पार्क में कुछ अंकल आंटी घेरा बनाकर खड़े होते हैं और बार बार हाथ उठाकर हंसते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं? हम बताते हैं आपको, ये लाफ्टर योगा है। इसमें लोग हंसकर खुद को बीमारियों से बचाते हैं। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बस कुछ यही है वो। आखिर हंसने के फ़ायदे ही इतने हैं। आपको पता है, कुछ समय पहले जापान की यामागाटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की हंसने के ऊपर। उन्होंने 40 से कम उम्र के 17,000 से ज़्यादा लोगों के हंसने के पैटर्न को ट्रैक किया। मालूम चला कि खुलकर हंसने से या बार बार हंसने से दिल की सेहत सुधरती है। इस स्टडी का वहाँ इतना असर हुआ कि यामागाटा प्रांत की लोकल गवर्नमेंट ने बीती जुलाई में एक नियम ही बना दिया। नियम ये कि यामागाटा के नागरिकों को दिन में एक बार हंसना ज़रूरी होगा। वहाँ के प्रशासन का कहना है कि इससे लोगों की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो सुधरेगी। अब 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में हंसने पर एक और स्टडी हुई। ये स्टडी साइंस डायरेक्ट नाम के जर्नल में छपी। इस स्टडी से पता चला कि हंसने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ सुधरती है और उनमें एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस के लक्षण भी कम दिखाई देते हैं, यानी उन्हें उन मानसिक परेशानियों से बचाया जा सकता है। देखिए, जब हम हंसते हैं तब एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन हमारे खून में मिल जाता है। ये तनाव को कम करता है और दर्द से राहत दिलाता है, यानी नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हंसने के दौरान डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन भी रिलीज होते हैं। अब डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है, ये हमें अच्छा महसूस कराता है, हमारा मूड ठीक करता है और हमें रिलैक्स करता है। वहीं सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन है, यानी ये हमें अच्छा फील कराता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ बाप उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का मूड ठीक हो जाए, और अगर उसे कोई दर्द हो रहा है तो वो भी कम हो जाए। दरअसल जब हम हंसते हैं एकदम खिलखिलाकर तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल भी कम होता है। इनका कम होना यानी कि हमारे स्ट्रेस का भी कम होना। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्टिसोल हार्मोन के कम होने पर दर्द भी घटता है, हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसलिए दिल खोल कर हंसिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। फैटी लिवर है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, एक्सपर्ट से जानते हैं। फैटी लिवर आज के समय में एक बहुत बड़ी और बहुत ही आम समस्या। जैसे नाम से पता चल रहा है, फैटी लिवर में शरीर का एक्स्ट्रा फैट लिवर पर जमा हो जाता है, उस पर चर्बी जमा हो जाती है। इससे दूसरी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है और आमतौर पर शराब पीने से फैटी लिवर की दिक्कत होती है। हालांकि जो शराब नहीं पीते हैं उन्हें भी फैटी लिवर हो सकता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। ऐसे लोगों में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, खराब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करने की वजह से और बहुत ज़्यादा फैट खाने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब फैटी लिवर को कंट्रोल करने में डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है। फैटी लिवर से परेशान लोगों को अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर पुनीत सिंगला से। डॉक्टर पुनीत कहते हैं कि जिन्हें फैटी लिवर है उन्हें पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, खासकर पालक। इसमें नाइट्रेट और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का रिस्क कम करते हैं।
हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखें, फैटी लिवर को ठीक करने में कच्ची पालक ज़्यादा असरदार है, क्योंकि पालक को पकाने पर इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कम हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क भी कम करते हैं। फैटी लिवर वालों को गेहूं के आटे के बजाय मोटा अनाज खाना चाहिए, जैसे कि रागी में ढेर सारा फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है और फैटी लिवर ठीक करने में मदद करता है। रागी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, यानी इसे खाने से शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आप चाहें तो राजमा भी खा सकते हैं। राजमा में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट, जिसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वो भी कम होता है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ये दोनों ही चीज़ें फैटी लिवर का रिस्क बढ़ाती हैं। यानी अगर शुगर कंट्रोल में होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो फैटी लिवर भी जल्दी ठीक होगा। आप एवोकाडो भी खा सकते हैं। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL पाया जाता है, यानी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को ठीक करने में मददगार है। मेवों में आप बादाम खा सकते हैं। इसमें विटामिन E होता है जो शरीर को फैटी लिवर से बचाता है। डॉक्टर पुनीत आगे कहते हैं कि फैटी लिवर के मरीज पिज्ज़ा, रेड मीट और फ्राइड फूड को हाथ भी ना लगाएं। इनमें ढेर सारा फैट और कैलोरीज होती हैं जो आपके लिवर के लिए सही नहीं है। आपको शराब पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर की जड़ यही है। इसी तरह आपको एडेड शुगर वाली चीज़ें भी नहीं खानी पीनी चाहिए, जैसे कि कैंडी, कुकीज़, सोडा और फ्रूट जूस। ये शरीर में जाकर शुगर का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में फैट इकट्ठा होने लगता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।